आज हम शुरू करेंगे कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवर्तन की, चेंज की। क्या होता है ये चेंज? किसी वस्तु, पदार्थ आदि के आकार, रंग, तापमान, महक, प्रकृति आदि में कोई बदलाव आता है, उसे हम परिवर्तन कहते हैं। कोई वस्तु बदलाव के बाद पहले जैसी नहीं रहती, तो इसी को हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूं मैं, आपने एक कागज लिया, उसको तोड़ मरोड़ दिया, तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आया? उसके आकार में परिवर्तन आ गया। अब वो पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एक परिवर्तन है, ये एक चेंज है। आपने पानी को एक पतीले में डालकर चूल्हे के ऊपर रख दिया, चूल्हे के नीचे आग जला दी। थोड़ी देर बाद आप जब उस पानी को छूकर देखेंगे तो आपको थोड़ा गर्म लगेगा, तो उसके तापमान में परिवर्तन आ गया। जो पहले आपने पानी लिया था और जो अब आपने पानी लिया है, दोनों में अंतर है। यही अंतर बदलाव कहलाता है, यही परिवर्तन कहलाता है, इसी को चेंज बोलते हैं। तो आइए जानते हैं परिवर्तन के बारे में और ज्यादा। आइए आपको जानकारी लेते हैं। अब आपको पता चल गया है कि परिवर्तन होता क्या है, किसे कहते हैं। तो अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों की एक सूची बनानी है। ऐसे परिवर्तन आपको लिखनी है अपनी नोटबुक के अंदर। जब हम मिलेंगे तो मैं चेक करूंगा कि आपने कितने और कौन कौन से परिवर्तन लिखे हैं। कम से कम 30 परिवर्तन आपको लिखने हैं कॉपी के अंदर। लेसन का नाम डालकर नीचे लिख लीजिए हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। आइए आगे चलते हैं। जब आप ये काम कर लें, परिवर्तनों को लिख लें, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अभी बात है परिवर्तन। मुख्यतः परिवर्तन दो तरह के होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, एक होता है रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। ये क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं जो कि हमें सहायता करेगी ये बताने के में कि कोई परिवर्तन भौतिक है या कोई परिवर्तन रासायनिक है। आपको क्या करना है, एक कागज लेना है। आपकी पुरानी कॉपी का कोई भी कागज ले लीजिए, उसको आप कैंची से 4 हिस्सों में काट लीजिए। कैंची नहीं है, उसको आप कैसे भी 4 हिस्से कर लीजिए उसके। दूसरा आपको क्या करना है, चौक, जिसे हम ब्लैक बोर्ड के या ग्रीन बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, उस चौक को पीस कर पाउडर बनाना है। पानी को गर्म करना है, उससे भाप बन जाए, इतना गर्म करना है कि भाप निकलने लग जाए। एक लोहे की आरी लेनी है या चाकू ले लीजिए, उसको आगे से गर्म करना है, काफी देर तक गर्म करना है जब तक वो लाल ना हो जाए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये परिवर्तन कैसे है। अभी कागज को आपने 4 हिस्सों में काटा, क्या पहले और जो अब कटे हुए कागज हैं, क्या इनके पदार्थ में कोई फर्क आया? क्या कोई नई चीज बनी? नहीं बनी। ठीक है, कागज अब पहले जैसा नहीं रहा, 4 हिस्सों में कट गया है, लेकिन हम अब भी उनके ऊपर लिख सकते हैं। उनको हम थोड़ा सा अगर चिपका दें तो बिल्कुल थोड़ा बहुत पहले जैसा आ सकता है। जो काम हम उससे पहले कर सकते थे, वही काम हम अब भी कर सकते हैं। हमने चाक का पाउडर बनाया पीस कर। अब हम अगर उसी पाउडर को थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर दोबारा ऐसे गोल गोल बना दें या किसी सांचे में डाल दें, तो हमें दोबारा चौक बन जाएगा। तो जो पाउडर बना था वो कोई नई चीज नहीं थी, वही चौक था। उससे भी अगर आप उंगली के ऊपर डाल के बोर्ड पे कहीं पे चलाते तो आप उससे लिख सकते थे। जो काम पहले हो सकता था, लगभग वही काम अब हो सकता है। हमने पानी को गर्म किया, पानी से बनी भाप। अगर आप उस पतीले के ऊपर कोई ढक्कन रख दें तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि वो भाप दोबारा पानी बन जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भाप बनी है वो दोबारा पानी भी बन जाएगी। लोहे की आरी को हम गर्म करते हैं तो लाल लोहे की आरी ले लो या कोई चाकू ले लो, कोई ऐसी चीज जिसको आप आसानी से गर्म कर पाए। और इसको करते हुए किसी बड़े को अपने पास रखना ताकि कुछ आपको चोट ना लग जाए। चाकू को आप जब गर्म करेंगे तो आगे से लाल हो जाएगा, तो उसको फिर ठंडा करने दो। चाकू अब भी वही काम करेगा जो पहले करता था। हो सकता है थोड़ा सा उसके अंदर
रंग में कुछ फर्क आ गया हो, लेकिन अब भी चाकू चाकू ही है, पहले सब्जी काटता था अब भी वैसे ही काटेगा। तो इन सभी एक्टिविटीज में जो हमने परिवर्तन किए, एक खास बात थी। क्या खास बात थी, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। वह परिवर्तन, वह बदलाव जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक गुण हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, किसी पदार्थ के आकार, रंग, आमाप, अवस्था जैसे गुण हैं वो उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने कहा था एक प्लास्टिक की हरे रंग की गेंद है, तो वो प्लास्टिक की है, वो हरे रंग की है, वो गोल है, ये सब उसके भौतिक गुण हैं। जब इनके अंदर कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अभी जो हमने प्रयोग किए थे, एक्टिविटीज की थी, याद कीजिए। कागज को हमने 4 टुकड़ों में काट दिया था, उसके आकार में परिवर्तन आया था, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद हमने चाक का पाउडर बनाया था, फिर दोबारा चौक बनाया था, वो भी भौतिक परिवर्तन है। पानी को गर्म किया था तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया। पानी की कौन सी 3 अवस्थाएं होती है, या पदार्थ की 3 अवस्थाएं, द्रव, गैस, ठोस। तो पानी द्रव था, उसको हमने गर्म किया, भाप बनी, गैस अवस्था में आ गया, तो ये क्या था, उसका भौतिक गुण में परिवर्तन आया था, तो वो भी भौतिक परिवर्तन था। हमने चाकू को गर्म किया, उसका रंग बदल गया, लेकिन अब भी वो चाकू है, कोई नई चीज नहीं बनी है, तो वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो अब आप समझ गए होंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उसे हम फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। लकड़ी का टूटना, अगर लकड़ी टूट जाती है, ठीक है, वो पहले जैसी नहीं रही, लेकिन कोई नई चीज नहीं बनी है, वो अब भी लकड़ी ही है, उसको आप जला सकते हो। पानी का बर्फ में बदलना, गुब्बारे का फूलना, कपड़ा गीला हो जाए, कपड़े को गीला करना, तो ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आइए अब हम कुछ और एक्टिविटीज करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम एक धातु है और मैग्नीशियम हमें मिलती है एक पतली सी पत्ती के रूप में। जब हम उसको जलाते हैं तो इस जलाने को हम बोलते हैं मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो पीछे एक राख बचती है, जैसे लकड़ी के जलने से पीछे राख बचती है, वैसे ही मैग्नीशियम के रिबन, उसको हम मैग्नीशियम का रिबन बोलते हैं, उस रिबन के जलने से भी एक राख बचती है सफेद रंग की, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब आप सोचिए, पहले जो हमने मैग्नीशियम लिया था वो एक रिबन की तरह था, जब हमने उसको जला दिया तो वो एक नया पदार्थ बन गया जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि इस राख को जब हम पानी में घोलते हैं तो एक नई अभिक्रिया होती है और एक नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि हम MgOH2 लिखते हैं। तो ये जो आपने अभिक्रिया देखी, मैग्नीशियम रिबन से एक नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलने पर एक नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर पदार्थ का आकार भी बदल गया, पदार्थ के गुण भी बदल गए। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन था? मैग्नीशियम का दहन मतलब मैग्नीशियम को जलाना किस प्रकार का परिवर्तन था, हम ये आगे जानेंगे। आइए कुछ और हम एक्टिविटीज कर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अभिक्रियाएं या ये एक्टिविटीज जब आप स्कूल आएंगे तो हम करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी ये वस्तुएं होगी नहीं, लेबोरेटरी के अंदर ही मिलती है, तो आने पे हम सभी इनको करेंगे। केवल आप समझिए कि हो क्या रहा है। हम नीला तोता जिसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट, उसे हम पानी के अंदर घोल देते हैं बीकर के अंदर, तो एक घोल नीले रंग का घोल बन जाता है। इस घोल के अंदर आप अपनी बुक के अंदर देखना दे रखा होगा, हम एक लोहे की कील, लोहे की ब्लेड, लोहे की कोई वस्तु डाल देते हैं। तो होता क्या है, जो घोल था उसका रंग नीले से हरा हो जाता है और एक भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है। तो इसमें बनता है फेरस सल्फेट और एक कॉपर अलग हो जाता है। जो भूरे रंग का पदार्थ बनता है वो कॉपर है और जो हरे रंग का विलयन बना है, सॉल्यूशन बना है, वो फेरस सल्फेट है। तो इसके अंदर रंग में भी परिवर्तन आया और नए पदार्थ भी बने।
दो नए पदार्थ बने हैं इसके अंदर। फेरस सल्फेट बना है, FeSO4 जिसे हमने लिखा है, और कॉपर बना है। शुरू में जो Fe लिखा है उसका मतलब है आयरन, CuSO4 लिखा है इसका मतलब है कॉपर सल्फेट जिसे हम हिंदी में नीला तोता बोलते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया से FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट बनता है जो कि हरे रंग का है, और कॉपर बनता है, कॉपर धातु होती है, कॉपर धातु भूरे रंग की होती है, भूरे रंग का एक विक्षेप बनता है। तो आइए एक अभी एक्टिविटी और कर देखते हैं हम। एक परखनली में टेस्ट ट्यूब, एक पतली सी कांच की नली होती है, छोटी गिलास, बहुत पतली गिलास आप समझ लीजिए, आपको मैंने लेबोरेटरी में दिखाई भी होगी परख नली। उसके अंदर एक चम्मच सिरका लीजिए। सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा होगा। इसके अंदर हम डालते हैं चुटकी भर खाने का सोडा। खाने का सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ऐसा हम करते हैं तो एक बुदबुदाहट की कुछ बुलबुले निकलेंगे गैस के, वो बाहर आएंगे। तो ये जो गैस है, ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे इसके लिए हमने एक अभिक्रिया लिखी है। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम चूने के पानी में से गुजारते हैं, चूने के पानी में, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। जो नीचे वाली अभिक्रिया लिखी हुई है वो है चूने का पानी प्लस CO2, यानी कि इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बना, CaCO3, यानी कि ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में पानी बनता है। तो ये एक अभिक्रिया है जिसके अंदर बहुत सारे नए पदार्थ बन रहे हैं। शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड के हमने जब चूने के पानी में गुजारा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और पानी बना। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई? ये कैसा परिवर्तन हुआ? क्या ये भौतिक परिवर्तन है या ये रासायनिक परिवर्तन है? क्या कोई नया पदार्थ बना है या नहीं? आइए इन सब के बारे में अब हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अभी आप जो हमने एक्टिविटीज की थी, जो क्रियाकलाप हमने किए थे, याद कीजिए। मैग्नीशियम का जब दहन किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, नया पदार्थ था। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने पानी में मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, वो भी नया पदार्थ था। उसके बाद हमने विस्थापन अभिक्रिया की थी कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में, उसमें भी दो नए पदार्थ बने थे। उसके बाद हमने एसिटिक अम्ल यानी कि सिरके और खाने के सोडे के बीच में अभिक्रिया की करवाई थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, फिर कैल्शियम कार्बोनेट बना था, पानी बना था। तो इनके अंदर नए पदार्थ बने थे जिनके गुण पहले पदार्थों से बिल्कुल अलग थे। आप सोचिए कि एसिटिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, अवस्था ही बदल गई, पदार्थ ही बदल गया। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन थे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसके अंदर नया पदार्थ बनता है और उसके गुण बिल्कुल ही अलग होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ जो रासायनिक परिवर्तन के दौरान होती है। ऊष्मा, प्रकाश या विकिरण, ये तीनों या तो निकलते हैं या इनमें से कोई, या इनका अवशोषण होता है। मतलब जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो या तो ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, या कोई विकिरण निकलता है, या फिर इनमें से किसी का अवशोषण होता है। इसका अर्थ ये है कि रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए हमें कई बार गर्मी देनी पड़ती है, कोई गैस बनती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, गंध में यानी कि महक, उसकी स्मेल, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो इतने जो सारे परिवर्तन हैं वो परिवर्तन हो सकते हैं सारे, या कोई एक या कोई दो, कब? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ रासायनिक परिवर्तन के। भोजन का पाचन, जो खाना हम खाते हैं उसका जो पाचन है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। पटाखे हम जब जला देते हैं तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, लोहे के अंदर जंग लगता है, आपने बहुत देखा होगा, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। किसी वस्तु का जलना, अगर हम किसी वस्तु को जला दें तो जो पदार्थ बनता है वो बिल्कुल अलग पदार्थ होता है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अब जो आपने शुरू में एक सूची बनाई थी परिवर्तनों की, उसमें से छांटिए कि कौन से परिवर्तन रासायनिक है और कौन से परिवर्तन भौतिक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब कुछ परिवर्तन हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। मोमबत्ती का जलना, दही का जमना, कपड़े को काटना, सेब को काटना।
तो ये किस तरह के परिवर्तन है? क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? क्या ये भौतिक परिवर्तन है? आपको समझना है, सोचना है और बताना है कि किस तरह के परिवर्तन है। ये नोटबुक में आपको नोट करने हैं। आइए हम लोहे में जंग लगने के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। अब ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोहे की वस्तुएं प्रभावित होती हैं और लोहे का उपयोग पुल बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, कार, ट्रक, बहुत सारी चीजें बनाने में किया जाता है। तो लोहे को जंग लगता है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो अपने को क्या इससे फायदा है या नुकसान है वो हम पढ़ेंगे। तो जो आपके सामने अभिक्रिया लिखी है वो लोहे में जंग लगने की अभिक्रिया है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब जो भी पदार्थ बनता है वो नया पदार्थ होता है। लोहा जब ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो जंग लगता है। मतलब जो लोहा था वो Fe2O3 बन जाता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। आयरन यानी कि इंग्लिश में लोहे को बोलते हैं आयरन, और ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो मतलब वो अब लोहा नहीं रहा, आयरन ऑक्साइड बन गया। और जब भी आप देखो तो हम जंग को उतार देते हैं, जंग की पपड़ी उतर जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जंग लगने से लोहा कमजोर होता है। और जंग लगने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? जल और ऑक्सीजन की। मतलब अगर लोहा कहीं रखा है और उसके पास ऑक्सीजन भी है और पानी भी है, मतलब वो गीला भी है, तो उसके अंदर जंग लग जाएगा। तो जंग लगने से लोहा कमजोर होता है। तो हमने जो हवाई जहाज बनाया होगा, जो पुल बनाए होंगे, अपने घरों के अंदर जो लोहा लगता है, वो सारी चीजें कमजोर हो जाएंगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें लोहे को जंग लगने से बचाना है। और लोहे को जंग लगे इसके लिए आवश्यक है पानी, ऑक्सीजन यानी कि हवा की। अगर ये दोनों चीजें ना मिले लोहे को, तो लोहे को जंग नहीं लगेगा। तो अब आप सोचिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोहे को ये वस्तुएं ना मिल पाए, लोहा इनके संपर्क में ना आए और लोहे को जंग ना लगे। आइए जानते हैं। सबसे आसान काम है लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट करना। आपने देखा भी होगा लोहे की जितनी भी चीजें होती है हम पेंट करके रखते हैं, चाहे वो आपका ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली है, या जितने भी औजार हैं जो खेती करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपके घर के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ग्रिल्स हैं, हर एक लोहे के ऊपर हम पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है? लोहे के ऊपर एक परत बन जाती है पेंट की, जिसके कारण ऑक्सीजन और पानी लोहे के संपर्क में नहीं आ पाते और लोहे को जंग नहीं लगता। और क्या तरीका हो सकता है? हम ग्रीस लगा दें लोहे को, या कोई तेल की परत चढ़ा दें। अब तेल आ गया, तो तेल आने के कारण अगर हम लोहे के ऊपर तेल लगा देते हैं तो उसके कारण जो हवा है और पानी है वो लोहे के संपर्क में नहीं आएंगे, अभिक्रिया नहीं होगी, तो लोहे को जंग नहीं लगेगा। एक है यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन होता है। लोहे के ऊपर हम जिंक या क्रोमियम या किसी अन्य धातु की परत चढ़ा देते हैं। काम सब एक ही करते हैं, कोई थोड़ा अच्छा करता है, कोई इतना अच्छा नहीं कर पाता। तो लोहे में जंग ना लगे इसका एक ही इलाज है कि लोहे को ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में न आने दें। उसके लिए चाहे आपको जो करना पड़े वो हम कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम एक और परिवर्तन की बात करते हैं, क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स किसी पदार्थ का सबसे छोटा ठोस भाग होता है। कोई पदार्थ अगर हम उसको ठोस में परिवर्तित करें तो उसका जो सबसे छोटा पदार्थ या आकार बनेगा उसको हम क्रिस्टल बोलेंगे। सभी ठोस पदार्थों के क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, कुछ के बनते हैं, जैसे नमक है, नमक के क्रिस्टल्स बनते हैं। चीनी के जो आपने दाने देखे हैं छोटे छोटे, वो क्रिस्टल्स होते हैं चीनी के। ऐसे ही बहुत सारी वस्तुओं के क्रिस्टल बनते हैं। अब नमक से, पानी से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? पानी को हम गर्म करते हैं, पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जो पीछे बचते हैं वो नमक के क्रिस्टल बनते हैं। तो किसी विलयन में से घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए क्रिस्टल बनाने की विधि क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। इसके लिए एक प्रयोग है जो हम करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, किसी बीकर के अंदर थोड़ा पानी लेते हैं 1 कप के आसपास, और इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं। अब इसको हम गर्म करते हैं और जब जल उबलने लग जाए, पानी उबलने लग जाए, तो इसके अंदर हम धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाएंगे।
और कॉपर सल्फेट को तब तक मिलाएंगे जब तक कि वो उसमें घुलता रहेगा, और जब वो घुलना बंद हो जाए तो हम इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे। छानने के बाद इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और उसे हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, उसको रहने देंगे। फिर जो कॉपर सल्फेट के कण हैं वो आपस में जुड़कर एक बड़ा सा ठोस बनाएंगे, कई ठोस पदार्थ बनाएंगे जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं। तो आपके सामने अभी आपको मैं अगली तस्वीर में दिखाता हूँ कि क्रिस्टल क्या होते हैं। तो ये जो आपको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं इनको क्रिस्टल बोलते हैं। ये घुले हुए थे पानी के अंदर, लेकिन जब हमने इसको छोड़ दिया तो ये आपस में चिपक कर एक ऐसा पदार्थ बन गए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इन्हीं को हम क्रिस्टल बोलते हैं। ऐसे ही चीनी बनती है, मतलब और प्रक्रिया रही होगी, लेकिन जो हम चीनी खाते हैं वो क्रिस्टल होते हैं चीनी के। तो ये हमारा लेसन पूरा होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बातें ऐसी है जो हमें प्रैक्टिकल करनी पड़ेंगी, जब आप आएंगे तो और अच्छे से करेंगे, लेकिन जितनी थ्योरी थी वो हम पढ़ चुके हैं और अब आपके मूल्यांकन की बारी है। आशा हूँ आप इसे समझ पाएंगे। जो कुछ ना समझ आए आप मुझसे पूछ लेना, और मूल्यांकन को जितने भी क्वेश्चन है आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। धन्यवाद।